नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। 70 बरस का इंतजार, पीढ़ियां बदल जाती हैं। कहते हैं तो देश की सियासत पलट जाती है और मानिए तो भूगोल भी शायद उलट पुलट जाता है। और 70 बरस बाद अगर कोई प्रधानमंत्री किसी दूसरे प्रधानमंत्री का इंतजार इस तरह कर रहा हो कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की मौजूदगी उसके देश में होगी, तो फिर दुनिया की नजरें सिर्फ और सिर्फ उसी पर होगी। देखिए जरा नजारा। Great day, historic day. Welcome, my friend. आपका स्वागत है, मेरे दोस्त. We've been waiting almost 70 years, in fact. तो 70 बरस का इंतजार खत्म हुआ। ये इंतजार इजराइल को था, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री का इंतजार। ऐसा इंतजार जिसे पाने के लिए इजराइल के पीएम ही नहीं बल्कि उनका समूचा मंत्रिमंडल या कहें इजराइल की समूची सरकार ही आज स्वागत के लिए तेल अवीव के हवाई अड्डे पर मौजूद थी। We like you so much. He's speaking about you all the time. שלום לכולם, אני שמח מאוד להיות פה. जाहिर है सिर्फ 87 लाख जनसंख्या वाले देश की जमीन पर प्रधानमंत्री मोदी का पहुंचना सिर्फ एक देश की जमीन पर पहुंचना भर नहीं है, बल्कि यह भारत की विदेश नीति में अहम बदलाव है। क्योंकि एक तरफ भारत का खाड़ी के मुस्लिम देशों से अच्छे संबंध हैं और दूसरी तरफ इजराइल से खाड़ी के मुस्लिम देशों के संबंध काफी कड़वे हैं और दुनिया भर के मुसलमानों के मन में इजराइल की नकारात्मक छवि है। और इन सब के बीच भी कैसे परमाणु हथियारों से संपन्न इजराइल अपनी ताकत के दम पर ही अस्तित्व में है, जो दुनिया उसकी सैन्य ताकत का लोहा मानती है, यह भी सच है। लेकिन इजराइल की इस चकाचौंध के पीछे उसके संघर्ष को जानना समझना जरूरी है। 14 मई 1948 को इजराइल यहूदी देश के तौर पर तब अस्तित्व में आया जब उसने अरब देशों के हमलों को नाकाम कर दिया। फिर यहूदियों के हमले से फिलिस्तीनियों के पांव उखड़ गए और हजारों लोग जान बचाने के लिए लेबनान और मिस्र भाग खड़े हुए। और फिर 50 बरस पहले 1967 में इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए अरब वर्ल्ड ने एक बार फिर हमला किया। 1967 में 5 जून से 11 जून सिर्फ 6 दिन तक चले इस युद्ध ने मध्य पूर्व संघर्ष का चेहरा ही बदल दिया। क्योंकि इजराइल ने मिस्र को गाजा से, तो सीरिया को गोलन की पहाड़ियों से और जॉर्डन को पश्चिमी तट और पूर्वी यरूशलेम से धकेल दिया। इस युद्ध में 5 लाख फिलिस्तीनी बेघरबार हो गए। 1973 में मिस्र सीरिया ने अपनी जमीन के लिए इजराइल पर फिर हमला कर दिया। उस वक्त अमेरिका ने इजराइल का खुले तौर पर साथ दिया तो सऊदी अरब ने इजराइलियों का समर्थन देने वालों को तेल देना बंद कर दिया। लेकिन पहली बार अरब वर्ल्ड की तरफ से मिस्र निकल कर आया और 1977 में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात ने इजराइल से हाथ मिलाया, शांति समझौता किया। लेकिन 1981 में इस्लामिक चरमपंथियों ने मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात की हत्या कर दी। 1987 में फिलिस्तीन ने इजराइलियों के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत कर दी और खाड़ी युद्ध के बाद अमेरिकी पहल पर 1991 में मैड्रिड में शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ और 1993 में नॉर्वे के शहर ओस्लो में शांति वार्ता आयोजित की गई और पहली बार 1993 में ही इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री रॉबिन और फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात ने हिस्सा लिया और पहली बार दुनिया के सामने दोनों हाथ मिलाते हुए नजर आए। और उसी के बाद से दुनिया के कई देशों ने इजराइल को मान्यता दी। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर आज जब मोदी पहुंचे तो वाकई ये क्षण इजराइल के लिए शायद इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला था। आपका स्वागत है मेरे दोस्त।
Prime Minister, we've been waiting for you a long time. We've been waiting almost 70 years, in fact. 70 बरस का इंतजार इजराइल यूं ही नहीं कर रहा था और यकीनन आज जो आस, जो उम्मीद, जो भरोसा भारत को लेकर इजराइल की जमीन पर इजराइल के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि पूरी सरकार ने दिखा दिया। लेकिन अतीत के पन्नों में फिर आपको लिए चलते हैं और इसलिए लिए चलते हैं क्योंकि इजराइल भारत के साथ राजनयिक संबंध जब भी बनाए हों और जब भी नेहरू ने नकारा हो इजराइल को लेकर, लेकिन आज हम आपको इतिहास के पन्नों के कुछ अनछुए पहलुओं को बतलाने जा रहे हैं। जरा देखिए इसे। तो 1962 का युद्ध हो या 1971 का या फिर 1999 में करगिल युद्ध, अजब संयोग है जब बहस प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा को लेकर इस बात पर चर्चा चल निकली है कि क्या भारत और वर्ल्ड के साथ कहीं पारंपरिक संबंधों से इतर जा तो नहीं रहा। तब इतिहास के पन्ने बतलाते हैं कि 62, 71 और 99 के करगिल युद्ध के वक्त इजराइल ने गुपचुप तरीके से भारत की मदद की थी और भारत ने बिना राजनयिक संबंधों के इजराइल से मदद मांगी भी थी। 1962 का युद्ध तो चीन का भारत की पीठ में छुरा भोंकने जैसा था और भारत युद्ध के मैदान में जा पहुंचा तब भारत की हालत ठीक नहीं थी। जिस नेहरू की अगुवाई में इजराइल गठन के विरोध में भारत ने 1950 में संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग की थी, उन्हीं नेहरू ने 1962 युद्ध के वक्त इजराइल से मदद मांगी। इजराइल फौरन तैयार हो गया, लेकिन नेहरू ने इजराइल के सामने एक शर्त रख दी। शर्त यह थी कि जिस शिप से हथियार भेजे जाएं, उस पर इजराइल का झंडा ना हो और दूसरे सभी हथियारों पर इजराइल की मार्किंग ना हो। इजराइल के प्रधानमंत्री को बगैर झंडे वाली बात हजम हुई नहीं, उन्होंने हथियार देने से मना कर दिया। बाद में इजराइल के झंडे लगे जहाज को भारत ने मंजूर कर लिया तो इजरायली मदद भारत पहुंची। और 1971 के युद्ध में तो अमेरिका ने भारत के खिलाफ ही अपने 7वें बेड़े को भेज दिया था, लेकिन तब भी इजराइल ने भारत को गुपचुप तरीके से हथियार भी भेजे और उन्हें चलाने वाले लोग भी। अमेरिकी पत्रकार गैरी बेस की किताब द ब्लड टेलीग्राम में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव पीएन हक्सर के दस्तावेजों के हवाले से लिखा गया कि जुलाई 1971 में इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मायर ने गुप्त तरीके से एक इजरायली हथियार निर्माता से कहा कि वो भारत को कुछ मोर्टार और हथियार मुहैया कराए और साथ ही उन्हें चलाने का प्रशिक्षण देने वाले कुछ लोग भी दे। जब हक्सर ने समर्थन के लिए इजराइल पर जोर डाला तो गोल्डा मायर ने मदद जारी रखने का वादा किया। जाहिर है इजराइल ने भारत से उस वक्त दोस्ती निभाई। 1962 में भी आपको याद होगा जबकि हमारी चाइना के संग लड़ाई हुई थी, उस समय भी इजराइल ने हमें स्मॉल आर्म्स और एम्युनिशन दिया था। 1971 की लड़ाई में इजराइल ने हमको मदद की थी। जब कारगिल की लड़ाई, उस समय न केवल सामान दिया था बल्कि इंटेलिजेंस में भी मदद कराई थी। तो आज आपको मानना चाहिए कि इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्री बहुत एडवांस्ड है, चाहे स्मॉल आर्म्स में हो, चाहे मिसाइल्स में हो, चाहे ड्रोन्स में हो, चाहे एयरक्राफ्ट में हो। और 1999 में करगिल युद्ध तो नई पीढ़ी के जहन में भी ताजा होगा। इस युद्ध से महज 7 बरस पहले ही भारत ने इजराइल के साथ पूर्ण रूप से राजनयिक रिश्तों के तार जोड़े थे, लेकिन महज 7 साल की औपचारिक दोस्ती को इजराइल ने युद्ध में कैसे निभाया। हेरन और सर्चर यूएवी दिए जिनकी मदद से करगिल की तस्वीर ली गई थी। भारत को मानव रहित विमान उपलब्ध कराए गए। सैटेलाइट से ली गई उन तस्वीरों को भी भारत से साझा किया गया जिसमें दुश्मन के सैन्य ठिकाने दिख रहे थे। बफोर्स तोप के लिए गोला बारूद मुहैया कराया गया। भारतीय वायुसेना को मिराज 2000H युद्धक विमानों के लिए लेजर गाइडेड मिसाइल भी उपलब्ध कराई गई। इजराइल जो सेंसरी क्या बोलते हैं उसको, जो बॉर्डर कंट्रोल पे इलेक्ट्रिक सेंसर्स लगाया, आतंकवादी तो गुजरे हैं, उनके ड्रोन फेल हो गए हैं। कहां तक आतंकवाद को रोकने में इजराइल हमारी मदद किया, बताइए आप। ये तो हमारी मुल्क की सिक्योरिटी सिस्टम हो या हमारे मुल्क के जवान हो, उन्होंने मुकाबला किया। ये एक बाऊ बनाकर रख दिया इजराइल को कि इजराइल के पास ऐसा है। यानी जिस दौर में इजराइल से कोई रक्षा समझौता भारत ने किया ही नहीं, उस दौर में इजराइल ने भारत को हथियार दिए और अब
इजराइल के साथ खुले तौर पर रक्षा संबंधों का दायरा इतना बड़ा हो चला है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले ही रक्षा क्षेत्र में एक मुश्त कई बड़ी डील की तैयारी हो चली है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों की ट्रेनिंग कैंप को तबाह करने वाले मिसाइलों से लैस ड्रोन भारत को मिलने वाले हैं। 17,000 करोड़ की मिसाइल डील को भारत मंजूरी दे चुका है। तो आखिरी लकीर पर ध्यान हर किसी का अटकना चाहिए। 17,000 करोड़, जी, रक्षा समझौता होगा, भारत खरीदार के तौर पर सामने खड़ा होगा। तो क्या यह वाकई माना जा सकता है कि दुनिया के लिए हथियार के बाजार में भारत एक नया कस्टमर है? यह सवाल क्यों? क्योंकि 70 बरस के इंतजार करते करते पुराने पन्नों को कब तक पलटिएगा। आइए नई परिस्थितियों में जब दुनिया बदल रही है तो नए हालात को समझने की कोशिश की जाए। अरब वर्ल्ड ने आज भी इजराइल को मान्यता दी नहीं है और इजराइल के यहूदी आज भी जर्मनी के दिए दर्द को भूले नहीं हैं और भारत को बार बार चीन का 1962 का दिया धोखा याद भी आता है। और आज भी चीन जिस तरह हिंद महासागर में युद्धपोत की तैनाती कर रहा है वो फिर से अतीत के युद्ध की यादों को जिंदा ही कर रहा है। लेकिन दुनिया बदल रही है और ये कितनी कैसे बदल रही है ये प्रधानमंत्री के इजराइल पहुंचने से समझा जा सकता है, जिन्होंने अपनी इजराइल यात्रा में अरब वर्ल्ड और इजराइल के बीच की दूरियों को अनदेखा कर दिया। फिर इजराइल में 3 दिन गुजारने के बाद प्रधानमंत्री सीधे जर्मनी पहुंचेंगे। वहां G20 की बैठक के साथ साथ ब्रिक्स की बैठक भी होनी है। वहां प्रधानमंत्री मोदी चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। यानी संबंधों की कूटनीति तले भारत दुनिया के लिए उन महत्वपूर्ण देशों की कतार में जा खड़ा हुआ है जहां आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने और रक्षा सौदों के लिए बाजार देने में भारत अव्वल रहे। तो क्या जो सवाल इजराइल यात्रा को लेकर देश के भीतर मुस्लिम उठा रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है? और मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदुस्तान ने हमेशा फलस्तीनियों की तायद की। फलस्तीन में एक इंडिया हाउस है। वो इंडिया हाउस कितना पुराना है? वो इंडिया हाउस 800 साल पुराना है। वहां पर सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग जाकर रहते थे। आज भी उस इंडिया हाउस की निगरानी कोई करता है तो उत्तर प्रदेश की एक मुसलमान फैमिली आज से 90 साल पहले गई थी। हम यही तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते वहां पर? जाइए, जब वो जेरूसलम जा सकते हैं तो डोम ऑफ रॉक को भी जाइए। जो सवाल हिंद महासागर में चीन के युद्धपोतों की तैनाती को लेकर रक्षा विशेषज्ञ उठा रहे हैं उसका भी कोई मतलब नहीं है। ये एक्सरसाइज चाहे यहाँ हो, चाहे साउथ चाइना सी में हो, चाहे ईस्ट चाइना सी में हो, चाहे अमेरिका अकेला करे, चाहे जापान अकेला करे, चाहे बाइलेटरल हो, चाइना हमेशा ही इनको मॉनिटरिंग करता है। उससे पहले जब भी एक्समासवी की एक्सरसाइज कहीं भी दुनिया में होती थी सोवियत यूनियन मॉनिटर करता था। जो सवाल इस्लामिक स्टेट से लेकर सीरिया और ईरान को लेकर अमेरिका उठा रहा है उसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जर्मनी में G20 की बैठक में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात तो होगी और वो अमेरिकी चुनाव में रूसी मदद को लेकर होगी। तो क्या दुनिया का नजरिया या मुलाकातों का सिलसिला उस विश्व बाजार पर जा टिका है जिसके जरिए विकसित देश हो या विकासशील देश सभी अपनी इकोनॉमी को ही मजबूत बनाने पर टिके हैं? अगर ऐसा है तो इजराइल यात्रा के अक्स में अरब वर्ल्ड से भारत की दूरी या भारतीय राजनीति में हिंदू मुस्लिम वोट बैंक की थ्योरी कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि दुनिया बदल रही है और इजराइल से 17,000 करोड़ की मिसाइल डील को भारत मंजूरी दे चुका है। लेकिन बावजूद इसके इन 70 बरस में हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री ने हिचक क्यों दिखाई और मौजूदा वक्त में हिचक टूट क्यों गई? जरा इस रिपोर्ट को देखिए। המשמר יעבור לדום. משמר דום. שלום. What a great day. Great day. Historic day. Welcome, my friend. ये तस्वीरें ऐतिहासिक तो है क्योंकि इजराइल बनने के 69 बरस बाद पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री इजराइल पहुंचा है। लेकिन कोई प्रधानमंत्री इजराइल जाने की हिम्मत इससे पहले दिखा क्यों नहीं पाया? और प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो देश की राजनीति और अरब देशों के साथ संबंधों के तार कहीं ना कहीं छिड़ेंगे ही, क्योंकि सच तो यही है, एक तरफ देश में वोट बैंक की राजनीति है जो मानती है कि मुस्लिमों के मन में इजराइल को लेकर कड़वाहट है, तो इजराइल के साथ खड़े कैसे हुआ जाए, और दूसरी तरफ 80 लाख भारतीय श्रमिक अरब देशों में काम कर रहे हैं।
तो कहीं 70 के दशक की तर्ज पर इजराइल का साथ देने वालों के खिलाफ अरब वर्ल्ड न हो जाए, ये जहन में हिंदुस्तानियों के रहता तो जरूर है। और वजह भी यही है कि कांग्रेस इजराइल के गठन के विचार के ही खिलाफ थी। देश में ज्यादातर वक्त कांग्रेस सत्ता में रही और कांग्रेस को हमेशा लगा इजराइल से संबंध बढ़ाने का मतलब अरब देशों को खफा करना होगा और इजराइल से संबंध भारत में रह रहे मुसलमानों को भी पार्टी से दूर कर देंगे। यानी राजनयिक संबंधों की डोर का एक सिरा भी घरेलू राजनीति के वोट बैंक से जुड़ ही गया। और दूसरी तरफ बीजेपी के लिए मुस्लिम वोट बैंक कोई मायने नहीं रखता, यह भी सच है, क्योंकि 2014 के चुनाव में कांग्रेस को महज 44 लोकसभा की सीटें मिली, वहीं 37.60% मुस्लिम वोट मिले। वहीं बीजेपी को 282 सीटों पर जीत मिली, लेकिन बीजेपी को महज 8.4% मुस्लिम वोट मिले। वैसे इजराइल से संबंध बढ़ाने पर मुस्लिम वोट बैंक छिटक सकता है, ये डर तो राजनयिक संबंध बनाते वक्त भी उठा था। जब 23 जनवरी 1992 को केंद्रीय कैबिनेट ने इजराइल से राजनयिक संबंध बनाने का अनुमोदन किया, उस वक्त तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने चेताया था कि कैबिनेट देख ले, इससे कहीं मुस्लिम वोट बैंक न छिटके। इस बात का जिक्र तत्कालीन विदेश सचिव JN दीक्षित ने अपने संस्मरण में किया है। लेकिन अब विदेश नीति बदल रही है तो मुस्लिम नेता भी सवाल उठा रहे हैं। पिछले 80 साल में 2 मुल्क बनाए गए थे मजहब के नाम पर, एक पाकिस्तान और इजराइल। ये दोनों नाकाम साबित हुए। ये दोनों मुल्क का क़याम मजहब की बुनियाद पर किया गया था, एक ज़ायनिज्म पर किया गया था कि इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान ने किया था। दोनों सरासर नाकाम साबित हुए। तो सवाल तो कई हैं, लेकिन संबंधों की नई लकीर अगर पुरानी लकीर को मिटा रही है तो इंतजार करना होगा, रास्ता आगे का ही निकलना चाहिए। जाहिर है ये ऐसे सवाल हैं, इन सवालों के बीच इस यारी का मतलब क्या है, गीत में उसे पिरोया जाए उससे पहले एक खबर हिंदुस्तान के भीतर की, क्योंकि एक मंत्री ऐसा है जो लाफ्टर शो में बैठता है, पंजाब का है। जरा देखिए हो क्या रहा है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार बने हुए 3.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और इस वक्त के दरमियान पंजाब सरकार के एक ऐसे मंत्री हैं जो एक भी दिन अभी तक अपने सरकारी दफ्तर में नहीं पहुंचे हैं और वो मंत्री हैं नवजोत सिंह सिद्धू। जी हाँ, सीएम सचिवालय का ये वो दफ्तर है जो नवजोत सिंह सिद्धू के लिए सजकर तैयार हो गया है। सिद्धू सिंह का जिस तरीके का प्रोफाइल है और जिस तरीके का स्टाइल है, उसे देखते हुए उनके पूरे ऑफिस की रेनोवेशन की गई है और इस रेनोवेशन में 3 महीने से ज़्यादा का वक्त लगा है। आप देख सकते हैं, अगर इस ऑफिस की छत की बात करें तो पूरी छत को पर वुडन का जो है काम किया गया है और शायद इकलौते मंत्री होंगे जिनके दफ्तर में इतनी बड़ी LED लगाई गई है और वो भी जो है पूरा वुडन कैबिनेट बनाया गया है। इसके अलावा फर्नीचर की बात करें तो आप देख सकते हैं स्पेशल खास कुर्सियां जो सिद्धू साहब से मिलने वाले लोग होंगे उनके लिए मंगाई गई है। इसी तरीके से जो रिटायरिंग रूम है सिद्धू साहब का, वो आप देख सकते हैं, उसमें पूरे पर्दे नए लगाए गए हैं, पीछे शीशा लगाया गया है। इसके अलावा सोफे लगाए गए हैं। इसके अंदर एक रूम और है जिसमें सिद्धू साहब अगर ज़्यादा थक जाएं तो आराम कर सकते हैं। इसके अलावा जब इस दफ्तर से बाहर आप निकलेंगे, जो लोग सिद्धू साहब से मिलने जुलने आएंगे उनके लिए भी जो है खास तरीके के इंतजाम किए गए हैं। बड़ी लंबी फहरिस्त है, आप ताली मत ठोकिएगा, देश की स्थिति है। लेकिन बहरहाल 70 वर्ष का जिक्र है, जिक्र इजराइल का हो रहा है तो गीत भी आज इसी दोस्ती के नाम। We've been waiting almost 70 years, in fact.